Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, ये आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेगमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन जानना है कि इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी होती है वो कैसे इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, एक्सचेंजिंग एंड कंजम्पशन है, ये कैसे बैलेंस होता है। एक्चुअली इसको बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो इम्बैलेंस हमेशा ही बना रहता है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो अपना सप्लाई साइड इतना मजबूत होती है कि वो इसको बैलेंस कर लेती है, लेकिन अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के लिए इसको बनाए रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इस 11th के क्लास के आपके चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी सेक्टर में हो रहा हो, उसमें जो भी एक्टिविटी प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन जो होता है, इसमें कैसे बैलेंस लाया जाए। क्योंकि हम लोग तभी इनकम अर्निंग करते हैं जब कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। यानी एक इकोनॉमी का एक सर्कल होता है, प्रोडक्शन, इनकम अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन के थ्रू जो इनकम मिलती है वो अर्निंग होती है, और इनकम अर्निंग के बाद क्या होता है, हमें गुड्स एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ इसके अलावा कुछ सरप्लस भी होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको यहाँ ये फोकस करना है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बैलेंस कैसे लाया जाए। नहीं तो बैलेंस लाने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना होता है। तो आप सर्वप्रथम ये देखिए कि जो सर्कल है इकोनॉमी का, जहाँ पर सभी व्यक्ति उस नेशन के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस में लगे होते हैं, उसमें वो क्या गवर्नमेंट की रोल बनती है या वहाँ के पब्लिक लोग कैसे उसको बैलेंस बनाते हैं। तो सर्वप्रथम ये समझिए, फर्स्ट टॉपिक है सिंपल इकोनॉमी। तो सिंपल इकोनॉमी में अगर बात करें तो कोई भी सोसाइटी तभी इनकम अर्निंग करती है जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है। यानी कुछ से अगर वस्तु या सेवा उत्पादित न करें तो उसके बदले हमें इनकम नहीं मिलेगी। यानी हमें अगर संसार में जीना है तो कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ही करना है, ठीक है। अब चाहे वो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तभी हमें इनकम मिलेगी, यानी तभी हम आय अर्जन कर पाएंगे, ठीक है। In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society। अब देखिए, अब टोटल ये चैप्टर का मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। कह रहा है कि कोई भी चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति हो, किसी नेशन, किसी राष्ट्र का एक व्यक्ति को ले लेता है, वो कह रहा है कि इंडिविजुअल व्यक्ति जो है अगर कोई गुड्स सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है तो उस गुड्स एंड सर्विस के बदले उसकी अनलिमिटेड जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। कारण क्या है, अब यहाँ कई अर्थशास्त्री ने परिभाषा पहले दिया है अर्थशास्त्र का, उसको समझ लेते हैं तब इसके बारे में बताते हैं। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र कुछ नहीं बल्कि एक धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग बट ओनली द वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ का डिफिनेशन था इकोनॉमिक्स का। लेकिन मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं कि मानव जो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में लगा रहता है, उसको खरीदने के लिए, उसको परचेजेबल होने के लिए इनकम अर्निंग करता है। यानी इनकम अर्निंग के थ्रू जो दैनिक आवश्यकताओं को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो इस इनकम स्रोत के थ्रू वो फुलफ़िल करता है। यानी डेली मार्शल के अकॉर्डिंग ये है कि आदमी अपने जीविका यापन के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को
कंटेन रिमेन रखने के लिए वो इनकम अर्निंग करता है, और इनकम अर्निंग के बाद अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और जीवन की जो भी आवश्यकता की वस्तुएं या सेवाएं होती हैं वो उसके थ्रू फुलफ़िल कर लेता है। यानी वो संसार में इनकम अर्निंग करता है और अपनी डेली रूटीन की जो गुड्स एंड सर्विस रिक्वायरमेंट होती है वो अपने जीविका यापन के थ्रू भौतिक वस्तुओं को परचेज कर लेता है। लेकिन रॉबिन्स का यहाँ पर मेन फोकस जो यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड है वो रॉबिन्स का है। रॉबिन्स महोदय कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, यानी आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन पूर्ति के साधन जो सप्लाई सेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी वो लिमिटेड है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और पूर्ति के साधन वो सीमित हैं, यानी उसकी एक लिमिटेशन है। यानी सप्लाई सेक्टर क्या होता है, सप्लाई सेक्टर मीन्स होता है जहाँ पर सप्लाई के जो रिसोर्स होते हैं, यानी जो भी साधन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। रॉबिन्स का परिभाषा फिर से लेते हैं और समझते हैं। रॉबिन्स कहते हैं महोदय कि जो सप्लाई यानी कि जो वस्तु सेवा हमें उत्पादित करना है उसके साधन और रिसोर्स वो क्या हैं, वो शॉर्ट टर्म में कांस्टेंट है, यानी लिमिटेड है। लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं आकांक्षाएं तो अनंत होती ही हैं, लेकिन जो हमें पूर्ति के साधन है, यानी हम जो पूर्ति कर सकते हैं, जिन साधनों से हम किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, जो रॉ मटेरियल हमें नेचर में अवेलेबल है वो लिमिटेड है। तो टोटली जो कॉन्सेप्ट है इसी पे है। और लिमिटेड अगर जो भी रिसोर्स या फैक्टर है अगर उसको अल्टरनेटिव में गुड्स एंड सर्विस में प्रोड्यूस करने में लगाया जाता है तब तो और भी बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाती है। तो क्राइसिस जो खड़ी होती है वो रीज़न ये है कि अगर सप्लाई सेक्टर भी अगर वो पोटेंशियल हो, यानी अगर सप्लाई के जो करने के साधन हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या रॉ मटेरियल अगर अनलिमिटेड हो तो मनुष्य की जो अनंत आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ति हो जाती, तब कोई समस्या तो खड़ी ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिमिटेड साधन को भी अल्टरनेटिव यूज में लगाया जाता है। जैसे कोयला मान लीजिए ज़मीन से माइन से निकाला जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से या सोसाइटी से जो भी डिमांड क्रिएट होती है कोई भी गुड्स एंड सर्विस की, तो सबसे पहले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो हम लोग डिमांड करते हैं गुड्स को, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करना होता है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में इम्पोज करना होता है, लगाना होता है, तो वो तो लिमिटेड है। तो उन्हीं स्थान पर उन साधनों को, उन कच्चा माल को वहीं लगाया जाता है जितनी मात्रा में जो गुड्स एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं कि मान लीजिए कि 10 इकाई किसी गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम 20 इकाई का उत्पादन वहाँ पर साधनों को लगा दिए या रॉ मटेरियल लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो रॉबिन्स कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत हैं, लेकिन पूर्ति के साधन जो है लिमिटेड हैं, सीमित हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित और पूर्ति के साधन सीमित। तो सबसे बड़ी समस्या है कि अब भैया कैसे इसको एडजस्ट करें कि जो इसमें से जो बहुत बेसिक नीड्स हो वही फुलफ़िल कर पाएँ। तो ऐसे साधनों को वहाँ इम्पोज करते हैं कि जो पूर्ति के साधन सीमित हैं और असीमित आवश्यकताओं में से कुछ जो बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना हमारा जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, वहाँ साधनों को इम्पोज करते हैं। और उतना ही पहले हम गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करके अपना कंज्यूम करते हैं, यूटिलिटी उसका प्राप्त करते हैं, और बाकी को जो भी आवश्यकताएँ हैं अनंत आवश्यकताओं में से उनको पोस्टपोन कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है प्रोडक्शन, एक्सचेंजिंग एंड कंजम्पशन। तो पूर्ति के साधन सीमित हैं, ऊपर से जो वैकल्पिक यूज में लाए जाते हैं तो उनको कैसे एडजस्ट करें। जैसे मान लीजिए कोयला का भी उदाहरण मैं ले रहा था, माइन से कोयला अगर उसको निकाल लिए तो कोयला को तो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, इसको अगर फैक्ट्री में भी हम यूज कर सकते हैं, इसको हम रेस्टोरेंट में भी यूज कर सकते हैं, घरेलू कार्य में भी सिकड़ी में यूज कर सकते हैं। तो कोयला को थर्मल पावर में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो इसको, इस रिसोर्स को कई वे में हम यूज करते हैं, यानी अल्टरनेटिव यूज करते हैं, कई वैकल्पिक सोर्स में हम इसको यूज करते हैं।
तो ये तो संसाधन सीमित है ना। अब इसको कई सोर्स में अगर हम यूज लाते हैं और उनके माध्यम से जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अगर सही से मायने में नहीं यूज किया गया, सही अलोकेट नहीं किया गया, उसको सही से आवंटन न किया गया, तो ये बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाती है। तो सीमित साधनों को वहीं इम्पोज किया जाए, उन गुड्स से सर्विस में इम्पोज किया जाए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके, यानी जीवन अस्तित्व जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो बैलेंस ला सके। तो ऐसा और वो मैक्सिमम बंडल प्रोड्यूस कर सके उन गुड्स एंड सर्विस को जो ह्यूमन को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दे। मनुष्य को उस सीमित संसाधनों को ऐसे स्थान पर यूज करना जो भी इकोनॉमी से क्रिएट हो रही है डिमांड जिन गुड्स एंड सर्विस का, वो मैक्सिमम बंडल कंजम्पशन को प्रोड्यूस करे और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पब्लिक को या डिमांड साइड को क्रिएट करे। यानी उन लिमिटेड संसाधनों को ऐसा एलोकेशन किया जाए जिससे मैक्सिमम बंडल गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस हो। बाकी और जो अनंत आवश्यकताएं हो उसको स्थगित कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि इनकम भी कम है सोर्स और अनंत आवश्यकताओं को उससे फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। और इनकम भी एक आपका रिसोर्स है, संसाधन है जिससे हम लोग परचेज करते हैं। अच्छा, ये आपका जो सिंपल इकोनॉमी है इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल ये है, मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि मान लीजिए कोई एक फार्म लेबर है, यानी कोई फार्म लेबरर के रूप में वर्क कर रहा है फार्मर। तो अपने अब मान लीजिए सपोज करिए उसका स्वयं का लैंड है, भूमि उसका स्वयं का है और स्वयं भी वर्क करने के लिए इम्पोज होता है अपने लैंड पर। अब इसके अलावा मान लीजिए और इनकम के लिए उसको अन्य से यानी बैंक से लोन लेना होता है, सॉरी कैपिटल के लिए कहीं रिसोर्स, मान लीजिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी बैंक से वहाँ से लोन ले लिया या स्वयं का मान लीजिए पूंजी लगा लिया। तो इन सब को कंबाइन करते हुए रिस्क टेकर हो बनता है ना। अगर लाभ मिलेगा तब तो वहाँ लैंड पर काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा भाई, कोई अनयूज में लाएगा। खेती से लॉस हो रहा है तो अनयूज करेगा। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लैंड पर वो स्वयं यूज वर्क कर रहा है, तो मान लीजिए वो मेज उत्पन्न करता है। मेज मीन्स मक्का को अगर उत्पन्न प्रोड्यूस किया तो उस मक्के के उत्पादन से स्वयं के लिए कंजम्पशन के लिए वो रखते हुए एक एनुअल सेशन के लिए यानी एनुअल ईयर के लिए बाकी को जो सरप्लस मक्का होता है वो मार्केट में ले जाता है सेल करने के लिए। तो सेल करने के बाद जो भी इनकम इसको अर्निंग होती है वो अपनी अनंत आवश्यकताओं को उस मक्के के द्वारा उत्पादित की गई अर्निंग करने के बाद उससे फुलफिल करता ही नहीं कर सकता। यानी आवश्यकताएं इतनी अनंत हैं कि जो साधन से वो इनकम अर्निंग किया, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर से हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो, चाहे टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर से हो, तो जो साधन है उससे जो इनकम हो रही है यानी जो भी अर्निंग करता है उन साधनों को लगाकर उससे अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। यानी कि जो साधन है वो सीमित है ना, अब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। तो उस सीमित साधन से या जो इनकम अर्निंग हुई सीमित इनकम से वो अनंत आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए वो बहुत सी जो अल्टरनेटिव जो आवश्यकता थी यानी बेसिक नीड्स नहीं थी उसको पोस्टपोन करता है। बेसिक नीड्स जो उसकी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन एराइज करता है यानी सवाल बनता है, तो वो पहले फर्स्ट फुलफिल करना चाहता है। और अल्टरनेटिव साधन अगर और फैक्टर या रिसोर्सेज अगर अल्टरनेटिव यूज में लाए जाते हैं तब तो बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाती है कि सीमित संसाधन भी और स्कैर्सिटी उत्पन्न कर रहा है, उसको कहीं और संसाधन में वो डिमांड करते हैं तो उनकी कीमत बढ़ती जाती है। तो कीमत बढ़ने से जो कास्ट होती है और भी वो बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये और बड़ी समस्या खड़ी कर देती है कि इससे महंगाई दर बढ़ जाती है। तो ये जो सिंपल इकोनॉमी है ये बताता है कि सीमित संसाधनों को ऐसे स्थान पर यूज करें कि मनुष्य की आवश्यकताएँ जो असीमित है उसमें से बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर ले, और जो एलोकेशन है अल्टरनेटिव यूज का ऐसा एलोकेशन करें जिससे जो मैक्सिमम बंडल या कम्बिनेशन बन सकता है गुड्स एंड सर्विस का वो प्रोड्यूस हो और मनुष्य की मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट नीड्स है वो फुलफ़िल हो। ठीक है, तो ये बेटा उस दिन का जो ऑडियो मैं बनाया था वो इसी पर डिपेंडेंट था। ठीक है, तो स्केर्स रिसोर्स को ऐसा अलोकेट किया जाए सोसाइटी में प्रॉपरली, ऐसा जो है अलोकेट किया जाए कि जो भी गुड्स एंड सर्विस डिफरेंट प्रोड्यूस हो
हाँ, वो मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार, पसंद और नापसंद के अनुसार वो मैक्सिमम जो है कॉम्बिनेशन या बंडल को प्रोड्यूस करे और मनुष्य को मैक्सिमम सैटिस्फिकेशन या यूटिलाइजेशन प्राप्त हो। ठीक है? तो अगर एक इंडिविजुअल का मैं एग्जांपल लेके आपको दिया एक फार्म लेबर के रूप में, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए बात मैं किया, लेकिन अगर सोसाइटी की अगर बात करें या पूरे इकोनॉमी की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है इसको समझना और बैलेंस करना, क्योंकि इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की जो लाइफ जीने की स्टाइल होती है, धनी व्यक्तियों की, गरीब को, वो अलग अलग डिफ़र होती है। तो इन गुड्स एंड सर्विस में बैलेंस करना बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है और इसको एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की अहम भूमिका निभानी होती है। ठीक है? इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स जो टास्क होता है, वो इंडिविजुअल के कंपेयर करें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर इसके लाइट में हम देखें तो सोसाइटी के लिए ये होना चाहिए कि जो फंडामेंटल कंसर्न होना चाहिए इकोनॉमी डिसिप्लिन का, उसको बनाए रखने के लिए ऐसा एलोकेशन करे उसके रिसोर्सेज को जो अल्टरनेटिव यूज में भी लाए जाते हैं, जिससे पब्लिक को एक मैक्सिमम कॉम्बिनेशन वाला बंडल कंज्यूम करने के लिए मिले और जो सर्टिफिकेशन आए वो मैक्सिमम हो और सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी बैलेंस में लाया जा सके। तो बेटा ये कल का कॉन्सेप्ट था और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या प्रॉब्लम है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर लाइफ। आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो जीवन की है उसमें क्या एक कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे एक्सचेंज हो एंड कंजप्शन कैसे गुड सर्विस का। अब इसको समझना है प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन क्या है। प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन किन किन चीज़ों का होता है? गुड्स एंड सर्विस का। एक्सचेंज ये होता है जैसे मान लीजिए कि डिमांड साइड मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है बिजनेस सेक्टर को, यानी जो प्रोडक्शन सेक्टर है सप्लाई साइड को, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और जो रॉ मटेरियल है जो गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में चेंज होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो जो डिमांड साइड हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल बिजनेस सेक्टर या सप्लाई साइड सप्लायर को या प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है। तो उसके एवज में उनको इनकम मिलता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेज एंड सैलरी, और इंटरेस्ट जो चाहे अपना स्वयं लगाया चाहे बैंक से क्रेडिट क्रिएट करके लिया हो तो उसको बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब साधनों को तो इनकम प्रोड्यूसर के द्वारा या सप्लाई साइड के द्वारा तो मिल ही जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो किसको प्रोवाइड किया? प्रोड्यूसर साइड को, इंडस्ट्रियल एरिया बिजनेस मैन को। ठीक है? जो सप्लायर है तो उसके बदले में इनकम मिला। लेकिन अगर प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है वो इनकम कहाँ से प्राप्त करता है? वो इनकम भैया जो हाउस होल्ड के लोग जो वर्क किए हैं उस फैक्ट्री में जा कर के उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हीं लोगों को जो इनकम मिलता है तो उस इनकम को अन्य फैक्ट्री में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है या उस फैक्ट्री में जहाँ वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया वहाँ पर वो एक्सपेंडिचर कर लेता है। यानी कि जो हम लोग इनकम पाए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को, जब हमें कंज्यूम करना होता है गुड्स, तो जो फैक्ट्री में प्रोडक्टिव हुई गुड्स मार्केट में आती है तो उस पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं। तो एक प्रकार से एक्सचेंजिंग हो जाता है, यानी एक के बदले में एक, यानी हमें इनकम फैक्टर्स प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल के बदले मिला तो हमें गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करना है जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई है, तो उसके बदले हमें इनकम जो मिला है वहीं पर हम उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, व्यय करते हैं। तो एक सर्कल बन गया है जो है एक्सचेंजिंग का। ठीक है? हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो साधनों को हम वहाँ इम्पोज किए, अपना साधन दिए प्रोड्यूसर को, तो उसके बदले जो इनकम मिला तो हमें गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुई वहाँ फैक्ट्री में मिलती है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमें अपना इनकम वहाँ पर देना होता है, यानी फिर उस पर हम व्यय कर देते हैं। तो एक प्रकार से एक्सचेंज सिस्टम है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस वो जो व्यय करते हैं वो है। ठीक है? एक्सचेंज तो वही है कि अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इम्पोज करते हैं तो उसके बदले हमें एक्सचेंज रूप में इनकम मिलती है। कंजम्पशन जो गुड्स एंड सर्विस हम उस पर
जो हम वहाँ पर इम्पोज करके उत्पादित किए थे अब स्वयं ही उस पर व्यय कर दिया, यानी फिर से हमें प्रोड्यूसर को वह जो दी गई इनकम थी वो वहाँ पर पहुँच गई। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने जीवन का है। इन द कोर्स ऑफ दीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज़ द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमें, क्योंकि हमें जो संसाधन या जो भी फैक्टर्स हैं उत्पादन के, ठीक है, जब इम्पोज करते हैं तो उन साधनों की कमी और रिसोर्सेज की कमी हमेशा इकोनॉमी में रहती है। मैं पहले ही बताया कि उत्पादन के साधन जो सीमित हैं, तो उस स्कैर्सिटी को जब इकोनॉमी फेस करती है तो ये महसूस करती है कि हमें इस लिमिटेड जो फैक्टर्स है, प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं, स्कैर्सिटी रिसोर्सेज हैं, उनको हम ऐसे ही स्थान पर यूज करें जिन जिन ऐसे स्थान पर पहुँच करें कि उसके द्वारा उत्पादित हुई जो वस्तु होती है उन्हीं वस्तुओं की डिमांड हो रही है, यानी कि जो डिमांड हो रही है जिन गुड्स एंड सर्विस की इकोनॉमी में या सोसाइटी में, उन्हीं गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में हम उन साधनों को इम्पोजिंग करें, यानी जो डिमांड हो रही है उन्हीं का उत्पादन करने के लिए उस सीमित संसाधन को वहाँ लगाएं। तो इसमें एक चॉइस की समस्या होती है कि हर स्थान में नहीं लगा सकते हैं। जिन वस्तुओं सेवाओं की मांग हो रही है उसी को उत्पादित करने के लिए उस सीमित संसाधनों को वहाँ इम्पोज करें। ये एक समस्या है चॉइस की कि कहाँ लगाएं संसाधनों को। द स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी हैव कम्पिटेटिंग यूजेस। मैं पहले बताया कि जो ये दुर्लभ संसाधन है, स्केर्स रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, वो क्या है, कम्पिटेटिव यूजिंग में है, यानी अल्टरनेटिव यूज में लाए जाते हैं। कोयला है तो कोयला को एक कम्पिटेटिव यूज में लाया जाता है। गवर्नमेंट खुद ही एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और कोयले को जो है बड़े बड़े फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, कोयले को जो है रेस्टोरेंट में, होटल में भी यूज किया जाता है, घरेलू वर्क में भी भोजन पकाने में किया जाता है। तो कोयले के कई यूज हैं। ये क्या है, स्केर्स रिसोर्स है, और इसको जब अल्टरनेटिव यूज में लेते हैं तो क्या होता है, एक कम्पिटेटिव यूज होता है, यानी इसकी डिमांड बढ़ती है, इसकी महंगाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कम्पिटेटिव यूज के कारण इसमें भी एक बड़ी समस्या क्रिएट करती है कि कैसे इसके महंगाई को रोकें या इसके यूज को कैसे लाएं जिससे कि मांग जो हो रही है गुड्स सर्विस की वो मैक्सिमम बंडल सप्लाई कर सके, प्रोड्यूस कर सके, जिससे इकोनॉमी में मैक्सिमम जो है सर्टिफिकेशन मांग की जाए। यानी जो भी सर्टिफिकेशन यूटिलाइजेशन से जो भी डिमांड साइड यानी कि पब्लिक के लोग डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विस की, उस स्केर्स रिसोर्सेज को ऐसे कम्पिटेटिव यूजेस से मिलाते हुए यूज करें कि मैक्सिमम बंडल को प्रोड्यूस कर सकें। द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर वेरी ऑफन समराइज्ड एज फॉलो। इसको संक्षिप्त रूप में से गवर्नमेंट अहम भूमिका लेते हुए इसको ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उसको आगे देखते हैं गवर्नमेंट कैसे इसको स्केर्स रिसोर्सेज को सॉल्व करती है जिससे मैक्सिमम बंडल पब्लिक को प्रोवाइड करा सकती है। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। स्केर्स रिसोर्सेज अगर अल्टरनेटिव यूज में लाए जाते हैं तो इसको कैसे यूज में लाएँ कि जो डिमांड है उतने के बराबर सप्लाई हो जाए। Every society must decide on how much of each of the many possible goods and services it will produce. प्रत्येक सोसाइटी ये अवश्य ही डिसाइड करती है कितनी मात्रा में कौन सी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें कि जितनी डिमांड को बराबर कर लें। Whether to produce more of goods, clothing, housing or to have more of luxury goods। या तो हम अपने बेसिक नीड्स को ही फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग पर भी अधिक व्यय करेंगे या तो लग्जरी गुड्स पर ही व्यय कर सकते हैं। यानी जो भी अल्टरनेटिव यूज में लाए जाने वाले रिसोर्स हैं, स्केर्स रिसोर्स हैं, उनको या तो प्रायोरिटी देंगे बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल करने में या तो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए धनी व्यक्तियों पर ही ज़्यादा व्यय करेंगे। विदर टू हैव मोर एग्रीकल्चर गुड्स और टू हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। या तो इस स्केर्स रिसोर्स को जो अल्टरनेटिव यूज में लाए जा सकते हैं या तो एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करने मिलेंगे या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में लगाए जा सकते हैं। विदर टू यूज़ मोर रिसोर्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ और टू यूज़ मोर रिसोर्स इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विस। या तो इन रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्स बनाने में ही अधिक, हम एसेट बनाने में अधिक ही यूज कर सकते हैं, या तो फिर इन रिसोर्सेज को जो अल्टरनेटिव स्केर्स रिसोर्स हैं उनको
को बिल्डिंग मिलिट्री सर्विस को कंस्ट्रक्शन में ही लगा सकते हैं। वीदर टू हैव मोर ऑफ बेसिक एजुकेशन और मोर ऑफ हायर एजुकेशन, या तो बेसिक एजुकेशन में ही ज़्यादा इसे अपने रिसोर्सेज को लगा सकते हैं या तो हायर एजुकेशन को प्रोड्यूस करने में। वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजम्पशन गुड और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स लाइक मशीन विच विल बी बूस्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टुमारो, या तो हम जो स्केर्स अल्टरनेटिव यूज में लाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, उनको या तो फिर कंजप्शन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में लगा सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट गुड जैसे कि भविष्य के पर्पज़ में प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए आने वाले कल में, जिससे कि कंजप्शन भी बढ़ाया जा सके और प्रोडक्शन भी बढ़ाते हुए इनकम को और रोज़गार के अवसर भी अधिक क्रिएट कर सके। जैसे इन्वेस्टमेंट मशीन में करते हैं तो रोज़गार अधिक से अधिक इम्पोज होता है, उत्पादन अधिक होगा तो आय अधिक होगा, आय अधिक होगा तो फिर से इन्वेस्टमेंट होगा, फिर से फैक्ट्री कुछ नई पड़ेगी, स्टेबलाइज होगी तो फिर से और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार बढ़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे रोज़गार और आय के स्तर लेवल बढ़ता जाएगा, तो भविष्य में ये बूस्ट करेगा प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को। तो या तो इन रिसोर्स जो स्कैर्स रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूज में लाए जाने वाले हैं, या तो अधिक से अधिक कंजम्पशन में कर सकते हैं और या तो इन्वेस्टमेंट भविष्य के पर्पज़ से कर सकते हैं, जिससे कि अपना देश और अधिक विकास करे। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, ये सब कैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ करते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। प्रत्येक सोसाइटी यह डिसाइड उनको करनी पड़ती है कि कितनी मात्रा में कौन सी रिसोर्स को प्रोडक्शन में कितने मीन्स जो रिसोर्सेज हैं अल्टरनेटिव स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स मीन्स दुर्लभ जो रिसोर्सेज हैं उनको अल्टरनेटिव यूज में कैसे इम्पोज करें कि जो सोसाइटी में डिमांड हो रही है उतनी ही बराबर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो, यानी कि वहीं लगाएं उन संसाधनों को, जो दुर्लभ संसाधन हैं उनको वहीं इम्पोज करें, लगाएं कि जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस मतलब जितनी मात्रा में डिमांड होती है उन्हीं क्षेत्रों में हम उस स्केर्स रिसोर्सेज को जो कि वैकल्पिक यूज में भी लाए जाते हैं उनको वहीं इम्पोज करें, जिनकी डिमांड बराबर सप्लाई के हो जाए। विदर टू यूज़ मोर लेबर और मोर मशीन, या तो अधिक लेबर भी या तो इम्पोज कर सकते हैं या तो मशीन, यानी उत्पादन की दो टेक्नोलॉजी हैं, दो इंटेंसिविटी हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। या तो लेबर ही ज़्यादा इम्पोज करके हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, या तो अधिक कैपिटलाइजेशन करके यानी कि मशीनीकरण का अधिक से अधिक स्टेबलाइजेशन करके हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि देखिए डेवलप्ड कंट्री में क्या होती है, अधिक से अधिक कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी कैपिटलाइजेशन इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर मशीन ज़्यादा इम्पोज कर नए टेक्नोलॉजी के मशीन इम्पोज किए जाते हैं और उन्हीं के थ्रू गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री बात करें तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव अधिक होता है, यानी लेबर अधिक की क्वांटिटी भी होता है और कॉस्ट भी लेबर की कम होती है। तो क्या होता है, तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि जो भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होगी फैक्ट्री या कहीं भी सर्विस गुड्स प्रोड्यूस होगी वो लेबर के थ्रू होगी। तो या तो लेबर इंटेंसिव यूज हम प्रोडक्शन कर सकते हैं तो मशीन का। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू अडाप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगा, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए हम प्रोडक्शन को गुड्स सर्विस में हम इम्पोज करते हैं। फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। हु गेट हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, कौन कितना गुड्स जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है प्राप्त करता है, यानी इकोनॉमी जो भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होती है कौन कितना मात्रा